हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो एमजीएसयू बीकानेर एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य पेपर फर्स्ट, उसका वीडियो। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से किस प्रकार पैटर्न रहने वाला, सारे प्रश्नों को उत्तर के सहित हम देखेंगे। ठीक है, तो सभी एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सभी देख तो लेते हैं वीडियो को, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है। अब जैसे आपका आज एग्ज़ाम है या कल एग्ज़ाम है, तो आप वीडियो देख रहे हो अभी, लेकिन क्या करते हो, लाइक नहीं करते हो। सर बोलते हो कि सर के लाइक से क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक बार लाइक कर दिया करो ताकि वीडियो और लोगों तक भी पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि वीडियो आगे जो भी जानकारी आती है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वीडियो या कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके लिए उपलब्ध हो जाए। इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 100% आने वाली परीक्षा में प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके लिए कि एकांकी व नाटक में अंतर बताओ। पहला प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा कि एकांकी और नाटक के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, तो एकांकी एक क्या है, लघु नाट्य रचना होती है दोस्तों, जो केवल एक अंक में संपन्न होती है। इसमें समय, स्थान और घटनाएं सीमित होती है। एकांकी का उद्देश्य एक भाव या विचार को संक्षेप में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और कथानक भी एक ही घटना के इर्द गिर्द रहते हैं। बात समझ में आई कि आपको कि एकांकी क्या होती है। एक तो लघु नाट्य रचना होती है जो केवल एक अंक में संपन्न हो जाती है, और एकांकी का उद्देश्य क्या होता है, एक भाव एक विचार को क्या करना, एक संक्षेप के प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, ये होता है उसका उद्देश्य। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन कथानक क्या होते हैं, एक ही घटना के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। फिर अगर बात करें नाटक क्या होता है, नाटक की बात करें तो नाटक इसके विपरीत एक विस्तृत नाट्य रूप है। यानी जो एकांकी होता है उसका जो बड़ा रूप होता है, विस्तृत रूप होता है, वह होता है नाटक, जिसमें कई अंक और दृश्य होते हैं। ये अधिक समय, स्थान और घटनाओं को समेट करता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि रंगमंच पर नाटक होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कई पात्र होते हैं, और उसमें क्या करते हैं, समय भी अधिक लगता है, दृश्य भी देखने वाले होते हैं, और क्या होता है, अधिक समय, अधिक स्थान, अधिक घटनाओं को समेट करता। जैसे मान लो उसको फैक्ट अलग अलग लेने पड़ेंगे, जैसे लड़ाई का भी लेना पड़ेगा, या मान लो हास्य का भी लेना पड़ेगा, और भाव विभू का, हर प्रकार का उसको घटना का समेकित रूप लेना पड़ेगा। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और कथानक जटिल होता है। जो पात्र होते हैं नाटक में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जबकि एकांकी में ऐसा नहीं होता है। और कथानक जटिल होते हैं, जिसमें कई उपकथाएं भी सम्मिलित होती है। नाटक में भावनाओं, घटनाओं और पात्रों का विकास धीरे धीरे होता है, जबकि एकांकी में ये सब कुछ संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। समझ में आया प्रश्न कुछ आपको? अगर संक्षेप में कहे दोस्तों, अगर संक्षेप में कहे तो एकांकी संक्षिप्त, केंद्रित और सीमित रूप है, जबकि नाटक विस्तृत, बहुआयामी और व्यापक प्रस्तुति है। बात समझ में आ गई आपको? अगला दूसरा प्रश्न है कि विश्व साहनी, भीष्म साहनी है, थोड़ा नाम देख लेना, थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में। तो भीष्म साहनी के नाट्य सृजन का परिचय दीजिए। इसका उत्तर आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये उत्तर जो दे रहा हूं आपको समझाने के लिए अच्छे से, थोड़ा शॉर्ट में हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका विस्तृत रूप ही लिखकर आना है। अगर इसमें शब्द आपको 200 या 200 शब्द समझा रहा हूं तो आपको 200 शब्द एक्स्ट्रा लिखने हैं, क्योंकि आपके दिमाग से लिखना यही परीक्षा, जो परीक्षक कॉपी चेक करता है, उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि विद्यार्थी ने लिखा क्या है। बस यही देखना, ठीक है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनका नाट्य सर्जन सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन समस्याओं पर केंद्रित है। ये जो भीष्म साहनी है, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार भी है और नाटककार भी है दोस्तों। उनका जो नाट्य सर्जन है सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और समकालीन समस्याओं पर केंद्रित होता है। भीष्म साहनी ने नाटक को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का चेतना जगाने का साधन माना है। यानी जो भीष्म साहनी है उसने क्या किया, ये जो नाटक होता है ना, उसको केवल मनोरंजन नहीं माना है,
उसको क्या बताया है, सामाजिक परिवर्तन और चेतना जगाने का। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे, क्योंकि नाटक के अंदर हम ऐसे ऐसे तथ्य भी ला सकते हैं जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आए, जैसे नशा मुक्ति पर कर सकते हैं, या अपने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ पर नाटक कर सकते हैं, वृक्षों की महत्ता को प्रस्तुत कर सकते हैं, चेतना राष्ट्र की भावना जगाने में, उन सब में भीष्म साहनी कहते हैं कि नाटकों का योगदान विशेष रूप से होता है। फिर बात करें अगर उनके नाटकों की विशेषता क्या है, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता बताइए। तो पहली है सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति। तो भीष्म साहनी के नाटकों में समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को बेहद यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। वे आम आदमी के संघर्षों, गरीबी, जातिवाद, भ्रष्टाचार और शोषण को प्रमुख विषय बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि सशक्त पात्र और संवाद। उनके नाटकों के पात्र जीवंत और वास्तविक होते हैं। संवाद सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं, जो दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि राजनीतिक और सांप्रदायिक विषय वस्तु। तीसरा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक और सांप्रदायिक विषय वस्तु। उन्होंने अपने नाटकों में विभाजन, सांप्रदायिकता और राजनीतिक विडंबनाओं को भी उभारा है दोस्तों। चौथा पॉइंट आता है प्रमुख नाटक। तो नाटकों की बात करें तो मुआवजा, ये नाटक सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जिसमें दंगों के बाद पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजों की विडंबना को उजागर किया जाता है। फिर है माधवी। तो माधवी क्या है, तो ये नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है, एक प्रकार का नाटक है ये जो नाटक है वो महाभारत की कथा पर आधारित है, जो स्त्री की स्थिति और उसकी नीति पर गहरा प्रश्न उठाता है। फिर एक नाटक आता है हालातों के शिकार। तो हालातों के शिकार में क्या है कि समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण को उजागर करता है। ये क्या करता है, ये जो समाज में व्याप्त है या अन्याय चल रहे, किसी प्रकार की प्रताड़ना है या अंधविश्वास या और प्रकार जो समाज में अपने महिलाओं के ऊपर अत्याचार देखते हैं, तो शोषण होता है, उसके ऊपर एक नाटक बना हुआ जिसका नाम है हालातों के शिकार। ध्यान से देख लेना। फिर अगला है कि भीष्म साहनी के नाटक साहित्यिक गुणवत्ता के साथ साथ रंगमंच प्रभाव में भी समृद्धशाली होते हैं दोस्तों। उनके नाटकों ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी और सामाजिक चेतना को मुखर स्वर प्रदान किया था। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य की विवेचना करो। तो आपके सिलेबस में ये कि एक और द्रोणाचार्य हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। किस प्रकार की है, हरिशंकर परसाई द्वारा एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना है जो शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक असमानता और गुरु शिष्य संबंधों की विडंबनाओं को उजागर करती है। ये किसको करती है, गुरु शिष्य संबंधों की विडंबनाओं को उजागर करती है। इस रचना में लेखक ने आधुनिक शिक्षा जगत के उन गुरुओं पर कटाक्ष किया है जो ज्ञान के आदान प्रदान को ज्ञान के आदान प्रदान को एक व्यवसाय बना चुके हैं। फिर अगर इसकी विवेचना की बात करें तो विवेचनाओं में पहला तथ्य ये आता है कि शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ। शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ, इसकी बात करें तो एक और द्रोणाचार्य का तात्पर्य यह भी है कि आज के समय में भी ऐसे गुरु मौजूद है जो पुराने द्रोणाचार्य की तरह अपने लाभ के लिए शिष्य से अन्याय करते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि आज जो शिक्षा का व्यवसाय है वो मात्र पैसों भर के लिए ले गया है, क्योंकि आज बहुत कम ऐसे शिक्षक है जो फ्री में या कम रूपों में शिक्षा देना चाहते हैं, बल्कि ये जो व्यवसाय बन गया है शिक्षा का। इसलिए ये भीष्म साहनी कहते हैं कि एक द्रोणाचार्य आज के समय में भी अपने लाभ के लिए क्या करता है, शिष्य से अन्याय करता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट कि महाभारत के द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था ताकि अर्जुन श्रेष्ठ बने। ये जो महाभारत का जो द्रोणाचार्य था उसने क्या किया, एकलव्य जो उसका शिष्य था और अर्जुन भी उसका शिष्य था, लेकिन द्रोणाचार्य क्या करते हैं दोस्तों कि एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वो अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं बन सके। और यहाँ परसाई दिखाते हैं कि आधुनिक द्रोणाचार्य पैसे लेकर या जात पात देकर शिक्षा बांटते हैं। आपने सुना होगा कुछ जातियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, जबकि कुछ जातिगत व्यवहार के कारण क्या होती है, वे शिक्षा से वंचित रहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये जो कलयुग का द्रोणाचार्य है, अर्थात पैसों से लेकर, अब जैसे हर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा करने के लिए पैसे जुटा नहीं पाता, इसलिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई है, लेकिन ये जो आधुनिक द्रोणाचार्य है वो क्या करते हैं, पैसे लेकर या जात पात लेकर शिक्षा बांटते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें शिक्षा व्यवस्था की आलोचना। तो शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की बात करें अगर हम, तो लेखक दिखाते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता की कमी है। कैसी कमी है, नैतिकता की कमी है। शिक्षक अब शिष्य के हित के बजाय अपने फायदे की सोचते हैं।
अब जैसे शिक्षक है ना, वो क्या करते हैं, शिष्य के हित की नहीं सोचते, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो पास होगा, उसके कितने अंक बनेंगे, बस क्या हो गया, फॉर्मेलिटी रूप रह गए। जैसे हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन या जो पहले जो शिक्षक होते थे गुरुकुल पद्धति से, उसको याद नहीं होता था, जैसे मान लो उसका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो क्या था दोस्तों, उनका काम था उसका विकास करना, उसको ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान प्रदान करना। लेकिन आज का समय क्या हो गया है, आज का समय शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि उसको पास करवा दिया सीधा, बाकी क्या होता है, अलग अलग फायदे की सोचते हैं कि अपना कुछ नुकसान नहीं हो। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो कोचिंग क्लासेज, ट्यूशन, सिफारिशों, धंधे में बदलते स्कूलों की संस्कृति पर तीखा व्यंग्य देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक विडंबना। तीसरा पॉइंट क्या है, सामाजिक विडंबना। तो हरिशंकर परसाई शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद वर्ग भेद और अन्याय को उजागर करते हैं। क्या करते हैं, अन्याय को उजागर करते हैं। अगर बात करें कि गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में, अब जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, क्या कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकता, या कि जैसे जाने का साधन नहीं है, तो ये क्या होता है, संसाधनों की कमी के कारण अभाव में पिछड़ जाते हैं, जबकि अमीर बच्चे पैसा देकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट चौथे पॉइंट की व्यंग्य की शैली, तो परसाई की भाषा सरल, चुटीली और व्यंग्यात्मक है दोस्तों, और वे हास्य का प्रयोग कर गंभीर सामाजिक समस्याओं को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। नेक्स्ट बात करें नैतिक प्रश्न, तो नैतिक प्रश्न क्या निकलते हैं यहाँ से, कि या क्या एक शिक्षक को किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का पक्ष लेना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं भीष्म साहनी। अगर बात करें हरिशंकर परसाई सॉरी, क्या शिक्षा बेचैन की चीज हो सकती है, बेचने की चीज हो सकती है, नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा विद्या दानम लभते ज्ञानम, विद्या का हम जितना ज्यादा दान करते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है, वो बिकती है, यानी मतलब ग्रहण होती है, दूसरे लोगों तक जाती है। इसलिए आप बोल रहा हूँ क्लास को लाइक कर दो अभी, जिसने भी अभी तक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे और भी पेपर आपके होने वाले हैं। एक और द्रोणाचार्य एक अत्यंत प्रभावशाली व्यंग्य है जो आज की शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक न्याय संगत और समान शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर पुराने अन्यायों को नए रूप में दोहरा रहे हैं। तो ऐसा क्या बता रहे हैं, ये नहीं होता है। फिर अगला चौथा प्रश्न आता है, अंधेर नगरी का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखते हैं, तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। ये एक व्यंग्यात्मक नाटक है जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था की कमजोरियों और विडंबनाओं को क्या करता है दोस्तों, उजागर करता है। क्या करता है, उजागर करता है। अगर बात करें कि अंधेर नगरी का वर्णन, तो अंधेर नगरी का अर्थ है कि ऐसा राज्य या नगर जहां कोई नियम कानून नहीं हो। अंधेर नगरी का मतलब क्या होता है, कि ऐसा राज्य नगर जहां कोई नियम कानून कायदे नहीं होते और सब कुछ अव्यवस्थित हो। इस नाटक में एक ऐसी नगरी का चित्रण है जहां सब वस्तुओं की कीमत एक समान है। चाहे आप किसी भी वस्तु का मोल कर लीजिए, वहां पर क्या होती है, सब वस्तु का कीमत एक जैसे है। जैसे चाहे वह घी हो, सब्जी हो, सब कुछ टके शेर मिलता है। किसके शेर मिलता है, टके शेर मिलता है। ये बताता है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था कितनी हास्यास्पद यानी शोचनीय है, अव्यवस्थित है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, अंधेरी नगरी, अर्थात किसी प्रकार का कानून नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, किसी प्रकार की नैतिकता नहीं है दोस्तों। इस नगरी के राजा का व्यवहार मूर्खतापूर्ण, यानी एक प्रकार का ये बहुत ही घटनीय हो गया है। तो मूर्खतापूर्ण और अन्यायपूर्ण है, वह बिना सोच विचार किए निर्णय लेता है, जिससे निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलती है और अपराधी बच निकलते हैं। नाटक में एक दृश्य है कि जहां एक साधु का शिष्य टके शेर के लालच में अंधेर नगरी में रहना चाहता है, लेकिन दूसरा समझदार शिष्य उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है। क्या करता है, वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तो इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये संदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था जहां न्याय का मजाक उड़ा जाए, वहां रहना क्या होता है, खतरनाक होता है। तो आपको पूछ लेते हैं, छोटा प्रश्न भी अगर आ जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये जो अंधेरी नगरी, उससे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, कि अगर हमें न्याय जहां पर उपलब्ध नहीं है, जहां पर न्याय की व्यवस्था नहीं है, जहां पर अव्यवस्था है न्याय की, तो वहां पर रहना बहुत ही खतरनाक साबित होता है दोस्तों। फिर अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, तो सामाजिक और राजनीतिक विडंबनाओं की तीव्र आलोचना होगी इसमें।
फिर हास्य और व्यंग्य के माध्यम से संदेश दिया है और न्याय व्यवस्था की विफलता का चित्रण हुआ है। लोभ और लालच के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसकी बात करते हैं कि एक कीमत का विस्तार पूर्वक व्याख्या दीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोबारा बोल रहा हूं, अभी तक भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी है, वीडियो कैसा है, और आपको सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे भी पेपर होने वाले हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। चाहे चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, सेकंड ग्रेड रीट, मेंस या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक कीमत विस्तृत परिचय। लेखक कौन है इसके? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। अगर इसके परिचय की बात करें सबसे पहले तो एक कीमत भीष्म साहनी की अत्यंत संवेदनशील एवं विचारोत्तेजक कहानी है जो परिवार संबंधों, आत्मसम्मान और सामाजिक मूल्यों के बीच द्वंद्व को गहराई से चित्रित करती है। ये कहानी मकड़ी का जाल नामक संग्रह का हिस्सा है जो आधुनिक समाज की विडंबना को उजागर करता है। क्या ध्यान रखना आपको, ये जो एक कीमत कहानी है दोस्तों, मकड़ी का जाल नामक एक संग्रह है जो उसका हिस्सा है, जो आधुनिक समाज की विडंबना को क्या करता है? उजागर करता है। फिर बात करें कि कथानक कथा का सारांश क्या है, तो कहानी का केंद्रीय पात्र एक वृद्ध पिता है जो अपने एक पुत्र के साथ रहने के लिए गांव से शहर आता है और पुत्र उच्च पद पर होता है। उसकी गहरी शहरी जीवन शैली अत्यधिक व्यस्त एवं दिखावटी होती है। प्रारंभ में पिता को लगता है कि अब वह सुकून से जीवन बिताएगा क्योंकि बेटा नौकरी लग गया है, परंतु जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ भावनाओं और आत्महत्या के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अगर पुत्र उच्च स्थान पर चला गया, शहरी जीवन शैली को अपना लिया, व्यस्त हो गया है, तो इसका मतलब सीधा सा दोस्तों यही है कि उसके पास पिता के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। इसलिए वह क्या करता है? सुकून से जीवन के छोड़कर उसको एहसास हो जाता है कि कुछ अलग लग रहा है। पुत्र अपने पिता को सम्मान तो देता है पर वह सम्मान केवल औपचारिकता और सामाजिकता दिखावे के लिए देता है। समझ में आया कुछ दोस्तों कि पुत्र उच्च पद पर जाता है लेकिन उसको सम्मान देता है किस नजरिए से? कि समाज में उसको कुछ नहीं बोले, समाज के अंदर उसको क्या दिया जाएगा? औपचारिकता, मात्र फॉर्मेलिटी के लिए उसको दिया जाता है। वृद्ध पिता धीरे धीरे ये अनुभव करता है कि वह एक बोझ बन चुका है। ये जो बूढ़ा इसका पिता होता है वो दोस्तों क्या करता है? वह खुद अनुभव करता है, रियलिटी करता है कि वह बोझ बन चुका है। वह बेटे के घर में एक अतिथि बनकर रह रहा है। बेटे की पत्नी और बच्चे भी उस आत्मीयता संबंध से दूर है। आत्मीय संबंध का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि उसको लगाव नहीं है, मात्र फॉर्मेलिटी, अर्थात रिश्तों के नाते, समाज के नाते ऐसा लगता है कि जैसे कुछ को मतलब क्या जबरदस्ती रख रहे हैं। आत्मीयता का मतलब होता है कि अपने लगाव से प्रेम करना, वैसा सिस्टम उसके अंदर नहीं था, तो जिसकी उपेक्षा एक पिता को हो जाती है। फिर एक अवसर ऐसा आता है जब पिता को एक सामाजिक आयोजन में केवल दिखावे के लिए शामिल किया जाता है जहां वृद्ध को अपनी बेइज्जती और उपेक्षा का गहरा एहसास होता है। क्या होता है कि पुत्र क्या करता है? एक आयोजन का प्रारंभ करता है, जैसे कोई या तो पार्टी होगी या कोई ऐसा फंक्शन होगा, तो उसमें क्या करता है? पिता को लाना जरूरी होता है सामाजिक आयोजन में क्योंकि उसको दिखावा करना है। तो जहां वृद्ध क्या करता है? अपनी बेइज्जती और उपेक्षा का गहरा एहसास होता है, उसको लगता है कि हाँ मेरी यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। अंततः वह निर्णय लेता है कि वह अपने आत्मसम्मान की कीमत पर यहाँ नहीं रह सकता और वह अपने गांव लौटने का निश्चय करता है दोस्तों। उसके बाद यह निर्णय ही कहानी का नाटकीय और भावनात्मक शिखर होता है। प्रमुख विषय वस्तु की अगर इसकी बात करें तो प्रमुख विषय वस्तु है आत्मसम्मान। अगर आपको पूछ लें कि एक जो पार्ट है इसका इसका क्या हो जाता है, तो आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब कि कहानी हमें यह संदेश देती है कि भले ही जीवन में असुविधाएं हो पर आत्मसम्मान को त्यागना नहीं चाहिए। वृद्ध पिता समाज के आगे झुकने के बजाय अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता देता है। दोस्तों क्या ध्यान रखना है? आत्मसम्मान का मतलब ये जो वृद्ध पिता होता है उसके पुत्र का, तो वो क्या करता है? अपने आत्मसम्मान को त्यागता नहीं है बल्कि समाज के आगे झुकने के बजाय अपने स्वाभिमान को प्राथमिकता देता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आता है पारिवारिक संबंधों में विघटन। पारिवारिक संबंधों में विघटन कैसे टूट होती है? क्योंकि आज जब ये पिता छोड़कर जाता है उसको आत्मीयता भाव नहीं होती, उसका मतलब क्या है? स्वार्थ भरित जीवन है ये। तो आधुनिक जीवन शैली ने पारिवारिक मूल्यों को प्रभावित किया है। भावनात्मक जुड़ाव, सेवा भावना के स्थान पर स्वार्थ और औपचारिकता ने
जगह ले लिए। यानी अपना खुद का काम जरूरी है, बाकी जो बूढ़े व्यक्ति होता है, माता पिता होते हैं, उनकी सेवा नहीं करके उनको क्या करते हैं, बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं। ये इस प्रकार की आत्मीयता इसमें प्रकट की गई दोस्तों। अगर बात करें नेक्स्ट सांस्कृतिक संक्रमण, तो सांस्कृतिक संक्रमण के अंदर गांव और शहर के बीच जीवन शैली, सोच और संबंधों में आए बदलाव को कहानी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है। फिर चौथा पॉइंट है कि कीमत का प्रतीक। कीमत का प्रतीक क्या मतलब कि यहाँ कीमत केवल पैसों या भौतिक वस्तु की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, भावनाओं और संबंधों की है, जिसे इंसान अनजाने में या कभी मजबूरी में चुकाता है दोस्तों। क्या करता है, जिसे इंसान अनजाने में या कभी मजबूरी में चुकाता है। फिर अगर बात करें भाषा शैली और प्रभाव, तो भाषा शैली और प्रभाव की बात करें तो भीष्म साहनी की भाषा सरल है, सहज है और संवेदनशील है। संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनाएं और संघर्ष उभर कर सामने आते हैं। लेखक ने छोटी छोटी घटनाओं और प्रतीकों से कहानी में गहराई भर दी है। निष्कर्ष यही निकलता है इसका कि एक कीमत केवल एक व्रत की कहानी नहीं है, ये आज के समाज की सच्चाई को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटना है और आईना है। ये कहानी पाठ को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम भी अपने संबंधों में केवल दिखावा तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने बड़ों के आत्मसम्मान की कीमत चुका रहे हैं। आप भी कमेंट में बताइए कि क्या आप भी अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हैं। आपको भी माता पिता डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई में सफल हो, आपकी भलाई के लिए, ऐसा आपको लगता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि हमें जानबूझकर करें। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बड़ों के साथ आत्मसम्मान का भाव लाना, लगाव का भाव लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इसलिए बोलता हूँ आपके लिए जो सिलेबस के अंदर ये पाठ दे रखा है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस कहानी को पूरा नहीं पढ़ा है, इस परीक्षा के जाल के पास होने के लिए मात्र आप इस वीडियो पर आधारित हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस कहानी को दोबारा जरूर पढ़ना, क्योंकि दोबारा बुक में, पुस्तक में कहीं आपने देखी होगी तो आप उसका नाम सर्च करना, या अगर हो सके तो इसको यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर कहीं पर भी इसकी पीडीएफ लेकर जरूर पढ़ना। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखे, या आप सर्च करोगे कि मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप अच्छे से पढ़ना, पेपर देकर आना। और यूट्यूब चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे होंगे सर क्या है, वीडियो बना दिया, हमने देख लिया, बस हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आगे की जानकारी, आगे और जो वीडियो बनाने के लिए महत्वपूर्ण काम होते हैं हम करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पेपर अच्छा देकर आना, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।